सरल शब्दों में कहा जाए तो सुप्रीम कोर्ट वक्फ बिल के पीछे भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक सोच को समझ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सवाल किया, क्या किसी हिंदू धार्मिक ट्रस्ट में मुसलमान या गैर हिंदू उसके सदस्य हो सकते हैं? तो फिर यह दोहरे मापदंड वक्फ बोर्ड या वक्फ काउंसिल के बारे में क्यों? सबसे बड़ी बात दोस्तों, कल जब सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से यह बातें कह रहा था, तब गोदी मीडिया प्राइम टाइम में जिस तरह का जहर उगल रहा था ना, वो देखने लायक था। उसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं। और दोस्तों, इस कार्यक्रम को अंत तक देखिएगा, क्योंकि देर शाम आया यह फैसला है। इसको लेकर कई असमंजस हैं, कई किस्म का कंफ्यूजन है। वो तमाम असमंजस मैं आपके सामने दूर करने वाला हूं। याद कीजिएगा दोस्तों, इसी मंच पर मैंने आपसे बार बार कहा था, मेरा यह नहीं मानना है कि वक्फ बिल का मकसद भ्रष्टाचार को खत्म करना है, क्योंकि यह सरकार आजाद भारत के इतिहास में अगर किसी ने भ्रष्टाचार पर दोहरे मापदंड दिखाए हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी सरकार है। सबसे पहले सरल शब्दों में मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा, चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने क्या कहा, और सबसे बड़ी बात, सरकार के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। आपके स्क्रीन पर वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, क्या हिंदू समुदाय के धार्मिक ट्रस्ट में मुसलमान या गैर हिंदू भी शामिल हो सकते हैं? संजीव खन्ना के सवाल पर गौर कीजिए। जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना पूछते हैं, मिस्टर मेहता, क्या आप कह सकते हैं कि अब से हिंदू संस्थाओं में मुसलमानों को भी एंट्री मिल जाएगी, वे उसका हिस्सा हो सकते हैं? इसका जवाब आप साफ साफ दें। सबसे बड़ी बात, वक्फ काउंसिल और वक्फ बोर्ड, इसके सदस्य जो हैं वो सिर्फ मुसलमान हो सकते हैं, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स को छोड़कर। सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में क्या कहा, आपके स्क्रीन पर। कोर्ट ने यह भी कहा कि वक्फ बोर्ड और सेंट्रल वक्फ काउंसिल के सभी मेंबर मुसलमान होने चाहिए, बस एक्स ऑफिशियो मेंबर्स को छोड़कर। इंतजार कीजिए, मैं आपको बतलाने वाला हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में सरकार को किस तरह से कटघरे में रखा। मैं आपको यह भी बतलाऊंगा कि क्या दलीलें अदालत में अभिषेक मनु सिंह हुई और कपिल सिब्बल ने दी, क्योंकि इन दलीलों का कोई जवाब नहीं था केंद्र सरकार के पास। मगर गोदी मीडिया का जहर देखते ही बनता है। सबसे पहले दोस्तों, न्यूज 18 का क्लिप दिखाना चाहता हूं, आप देखिएगा किस तरह के अब शब्द का इस्तेमाल भाजपा का प्रवक्ता गौरव भाटिया कर रहा है, वो भी अखिलेश यादव के बारे में बहस के दौरान। एक जमाने में यह व्यक्ति समाजवादी पार्टी का हिस्सा था और मीडिया का जो गुल्लू है, जिनके बारे में स्वर्गीय राजीव त्यागी ने बहुत वाजिब 2 शब्दों का इस्तेमाल किया था, उसकी किस तरह की हरकतें देखिए क्या हुआ था। आपके चैनल पे कहा जा रहा है एक देश के बड़े नेता को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को गाली दी जा रही है और गलत तरीके से दी जा रही है, और आप मुर्गे लड़ा रहे हैं यहां पर। आप इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। अखिलेश यादव के खिलाफ आप गाली गलौज करवा रहे हैं, और वो भी उस आदमी से जो आदमी कृपा पात्री था अखिलेश यादव का और मुलायम सिंह यादव का। दिस इज टू पर्सनल ना। ओके। और बात वहां नहीं रुकी दोस्तों। न्यूज 24 के डिबेट में असीम वकार विपक्ष की तरफ से, और यहां पर भारतीय जनता पार्टी के एक विवादित प्रवक्ता हैं अजय आलोक, जो बहुत ही अनर्गल बोलते हैं प्राइम टाइम में। अजय आलोक ने एक दावा किया, और उसमें उन्होंने यह दावा किया कि असदुद्दीन ओवैसी के पास कई मॉल्स हैं, कई जमीनें हैं। तो यहां पर असीम वकार ने कहा, आप यह दावा कीजिए, कम से कम 3 मॉल्स के नाम लीजिए, वरना आप असली बाप की औलाद नहीं है। मैं स्पष्ट कर दूं, इस भाषा से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं, मगर क्या भाजपा के पास पूरा अधिकार है कि वो विपक्ष के नेताओं के बारे में झूठ, अनर्गल, वाहियात बातें करते रहें? आखिर अजय आलोक ने वो 3 मॉल्स का नाम क्यों नहीं बताया? और सबसे बड़ी बात, एंकर महोदय वो कह रहे हैं कि साहब इस तरह की शब्दावली का आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो क्या भाजपा का नेता इस तरह की डेफेमेटरी, मानहानि से जुड़ी बातें कह सकता है? उसे पूरी आजादी है। सुनिए क्या हुआ था न्यूज 24 में। गांधी मैदान दिखाता हूं, वक्फ की संपत्तियों पे कितने हैं, मल्टी स्टोरेड अपार्टमेंट। बैंगलोर चलिए 5 स्टार होटल दिखाता हूं, चेन्नई में भी वही हाल है। और वकार साहब के तो नेता को बात ही नहीं कहने, 6 मॉल चला रहे भाई साहब, 3000 करोड़ से ऊपर की वक्फ की संपत्ति ऑन रिकॉर्ड पब्लिक डोमेन में है। मैं नहीं कह रहा हूं। मैं शुरुआत करता हूं इनकी उस बात से जिसमें ने कहा कि ओवैसी साहब के ऊपर इन्होंने कहा कि एमआईएम के लीडर ओवैसी के पास
3,000 एकड़ जमीन, 6 माल चल रहे हैं वक्त पर। 3,000 करोड़, 3,000 असल औलाद हैं, सुनिए, अगर आप असल औलाद हैं तो आपने कहा 6 माल चल रहे हैं, आप 3 के नाम बताइए कौन से मॉल हैं। और अगर आप नाम नहीं बता पाए यहां तो आप समझ लीजिएगा आप असल औलाद नहीं है। ऐसे मत बोलिए, क्यों ऐसी बात करते हैं? असल औलाद अपने आप पर रखिए, समझे ना, मुझे असल औलाद बताने की जरूरत नहीं है। जबान पे कंट्रोल रखिए। आरोप लगाया राजनीति, आप किसके औलाद हैं? मुगल के औलाद हैं? सकते हैं आसिम वकार, प्लीज। मुगल के औलाद हैं? मर्यादा में प्लीज। आसिम वकार बोलिए। सर, जो मुझे बोलना था मैंने बोल दिया, और जहां तक आवाज पहुंचना थी पहुंच गई, और जिसके मिर्चे लगना थी लग गई। अब आगे सुनिएगा। मैंने ये कहा है कि अगर ये असल से हैं, अरे फिर वही बात, बीजेपी प्रवक्ता, तो 3 मॉल के नाम बताएं, 3 मॉल के नाम बताएं जिस पर इन्हें इल्जाम लगाया है कि वक्फ की जमीन पर वैसी आपका चैलेंज हो गया। एक सेकेंड, चुपचाप अपना बोरिया बिस्तर समेटे यहां से निकल जाइए। एक सेकंड रुक जाइए। आसिम वकार, जैसे मैंने कहा राजनीतिक आरोप है, मैं आपसे दरखास्त कर रहा हूं, राजनीतिक जवाब दे सकते हैं, जो जवाब देना है दीजिए, मर्यादा में रह के दीजिए। एक दूसरा, आपने जो जवाब देना था दे दिया, जो कहना था, रुकिए ना, अब एक सेकंड रुकिए तो सही। अब अजय आलोक ने जो कहा, प्लीज उसका भी जवाब दीजिए। आरोप लगा रहे हो, कह रहे हैं राजनीतिक जमीन पर एक भी अस्पताल आप बता दीजिए। नहीं, अब राजनीतिक आरोप हो गया है। सुनिए, बात सुनिए। अब आप यहां बैठकर इनकार कीजिए या हाँ में हाँ मिलाइए कि हाँ ओवैसी साहब के 6 मॉल हैं वक्फ की जमीन पर, और या फिर आप ये कहिए कि झूठे हैं। माना गुप्ता जी आपके चैनल पर आपकी डिबेट पे। अरे आसिम भाई एक सेकंड बोलिए, क्या आप एक मिनट। दोस्तों, ये तो गोदी मीडिया का हाल था, मगर सुप्रीम कोर्ट का एक एक सवाल सरकार पर भारी पड़ रहा। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बातें कही, इस पर गौर करना चाहिए दोस्तों आपको। और मैं आपके सामने ये बातें क्यों रख रहा हूं दोस्तों, क्योंकि जैसे मैंने बताया, देर शाम ये फैसला आता है। जितने भी कार्यक्रम सामने उभर कर आए वो आप तक सिर्फ सतही तस्वीर पहुंचा रहे हैं। मैं आपके सामने पूरे डिटेल के साथ ये मामला रख रहा हूं आपकी स्क्रीन पर। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने कहा कि वो इस मामले में कुछ अंतरिम आदेश पारित करने पर विचार कर रहे हैं। पहला यह कि अदालत ने जो भी संपत्तियां वक्फ घोषित की हैं उन्हें डी नोटिफाई नहीं किया जाएगा। उस प्रावधान पर भी रोक लगाने का विचार है जिसमें कहा गया है कि अगर किसी संपत्ति के सरकारी संपत्ति होने पर विवाद है तो जब तक नामित अधिकारी विवाद का फैसला नहीं कर लेता तब तक उसे वक्फ संपत्ति नहीं माना जा सकता। कोर्ट उस प्रावधान पर भी रोक लगाने पर विचार कर रहा है जिसमें कहा गया है कि वक्फ काउंसिल और वक्फ बोर्ड में 2 सदस्य गैर मुस्लिम होने चाहिए। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, ये वो तमाम चेहरे हैं जो इस मामले में याचिका करता है। AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी, एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, समस्त केरल जमियत उलेमा, टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा और आरजेडी के नेता मनोज झा। अदालत जैसे ही ये सख्त टिप्पणियां करता है तो मैं आपको बतलाना चाहता हूं महुआ मोइत्रा क्या कहती हैं आपके स्क्रीन पर। पश्चिम बंगाल की कृष्णानगर सीट से टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने सुनवाई के बाद प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, मुझे बहुत खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज वक्फ कानून के 3 बहुत ही गंभीर पहलुओं पर रोक लगाने का प्रस्ताव रखा और सरकार से कुछ कठिन सवाल पूछे। महुआ मोइत्रा ने कहा, मुझे इस बात की उम्मीद है कि कल मेरी याचिका पर पूरा अमल किया जाएगा। तृणमूल कांग्रेस संविधान को कायम रखने के लिए प्रतिबद्ध है। और जैसे मैंने बताया दोस्तों, याचिकाकर्ताओं की तरफ से ये 3 चेहरे थे, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और राजीव धवन। कपिल सिब्बल ने बुनियादी अधिकारों की बात की, ऐसे सवाल उठाए जिनके जवाब इस सरकार के पास नहीं थे। कपिल सिब्बल ने क्या कहा उस पर गौर किया जाए दोस्तों। याचिकाकर्ताओं की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल सहित कई वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने पक्ष रखा। कपिल सिब्बल ने कहा, यह संशोधन संविधान के अनुच्छेद 26 का उल्लंघन है जो धार्मिक समुदायों को अपने धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है। उन्होंने सवाल उठाया, कानून के मुताबिक मुझे अपने धर्म की आवश्यक प्रथाओं का पालन करने का अधिकार है। सरकार कैसे तय कर सकती है कि वक्फ केवल वही लोग बना सकते हैं जो पिछले 5 साल से इस्लाम का पालन कर रहे हैं। सिब्बल ने यह भी तर्क दिया कि इस्लाम में उत्तराधिकार मृत्यु के बाद मिलता है, लेकिन यह कानून उससे पहले ही हस्तक्षेप करता है।
उन्होंने अधिनियम की धारा 3C यानी 3C का हवाला देते हुए कहा, इसके तहत सरकारी संपत्ति को वक्फ के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी जो पहले से ही वक्फ घोषित करती है। दोस्तों, मैंने आपसे बार बार कहा है, मेरे लिए वक्फ बिल का मामला भ्रष्टाचार से जुड़ा नहीं है। मैंने बार बार कहा, इसका मकसद भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एक है कि वक्फ के सहारे देश में दुष्प्रचार किया जाए, जहर घोला जाए, हिंदू मुस्लिम किया जाए, और उसका नतीजा हम पश्चिम बंगाल में देख चुके हैं, उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं, महाराष्ट्र में देख रहे हैं। जमीन तैयार की जा रही है। पश्चिम बंगाल की हिंसा पर भी सुप्रीम कोर्ट सख्त है। कटघरे में ममता बनर्जी हैं, उनकी नाकामी सामने उभर कर आ रही है, और कुछ दंगाइयों ने यह पूरा मामला मानो भारतीय जनता पार्टी को परात में सौंप दिया। सुनिए कपिल सिब्बल क्या कहते हैं। कपिल सिब्बल ने कहा कि 20 करोड़ लोगों के अधिकारों को इसके आधार पर हड़पा जा सकता है। सिब्बल ने कहा, पहले कोई लिमिटेशन नहीं थी, इनमें से कई वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमण किया गया था। अब आपके स्क्रीन पर यह है राजीव धवन। राजीव धवन क्या कहते हैं, इस पर गौर किया जाए। वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन ने कहा, यह कानून इस्लाम धर्म की अंदरूनी व्यवस्था के खिलाफ है। अभिषेक मनु सिंघवी, वो भी याचिकाकर्ताओं की तरफ से, उन्होंने क्या कहा, इस पर गौर किया जाए। अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में दलील देते हुए कहा कि 8 लाख में से 4 वक्फ हैं जो उपयोगकर्ता के द्वारा हैं। उन्होंने इस बात को लेकर चिंता जताई कि वक्फ अधिनियम में किए गए संशोधन के बाद इन संपत्तियों पर खतरा उत्पन्न हो सकता है। दोस्तों, केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, उन्होंने सरकार की तरफ से क्या पक्ष रखा है, इस पर भी गौर किया जाए। केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस कानून का बचाव किया। उन्होंने तर्क दिया कि इन सभी चिंताओं को संयुक्त संसदीय समिति के साथ संसद में हुई बहस के दौरान भी उठाया गया था, जिस पर केंद्र सरकार ने विचार किया था। और आप जानते हैं दोस्तों, तुषार मेहता का यह दावा सच से कितना दूर है, क्योंकि संयुक्त संसदीय समिति में विपक्ष ने जितने भी प्रस्ताव पेश किए, सही सुना आपने दोस्तों, विपक्ष ने जितने भी प्रस्ताव पेश किए, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने एक भी प्रस्ताव को नहीं माना। इसीलिए तो संसद के अंदर बवाल हो रहा था। आखिर क्यों तुषार मेहता ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का हवाला दे रहे हैं, जिससे पता चलता है कि संसद के अंदर इस मामले में जो तमाम गतिविधियां हुई हैं, विपक्ष आखिर क्यों उसे एक बहुत बड़ा छलावा मानता है। इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला आना है, और यकीनन दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशंस की हैं, उसने सरकार के लिए मुश्किलें पैदा कर दी हैं। वक्फ बिल के भविष्य पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। हमें इंतजार करना पड़ेगा। अविसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।